हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस ना। किसी को डाउट नहीं है कि भी मेंस का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे भी आपका स्कोर आ रहा है अभी एज पर द एनालिसिस जो भी मार्केट में चल रहे होंगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि इसी रेंज पे प्रीलिम्स का कट ऑफ रहने वाला है तो सीधे सीधे मेंस पे लग जाइए, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कुछ क्वेश्चंस, है ना। हिंदी मीडियम के लिए आज हिंदी में डिस्कस करते हैं ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इंग्लिश में डिस्कस किया, आज हम हिंदी में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, पहले पढ़िए। सेम अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम को पढ़िए, राइट। और पीवाईक्यू है तो पीवाईक्यू को देख लेते हैं कि इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछता कैसे है, राइट। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन ना, क्या आपसे पूछा गया है, देखिए जरा। इस क्वेश्चन में कितना इजी क्वेश्चन पूछा, देखिए 40 मार्क्स। पहले हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपना टारगेट पे फोकस होना चाहिए। कितना टारगेट इज 40 मार्क्स, राइट। जेपीएससी आस्किंग जस्ट सिली क्वेश्चन, कितना सिली क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आपको 40। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम यहीं पे आता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जेपीएससी का क्वेश्चन इज इजी, इजी नहीं, वेरी इजी, है ना। अगर आप देखोगे, है ना, क्लास 11th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहाँ पे एक टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, ठीक। तो अगर उस लेवल का अगर इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी लेवल का, तो आप इस 40 मार्क्स को टारगेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 40 मार्क्स को टारगेट नहीं कर पाएंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, भीड़ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीड़ का आंसर फिर बताऊंगा क्या क्या लिखना है। तो भीड़ का आंसर इन द सेंस, फिर आप 103 जो सीट्स है इस पे आप आ नहीं पाओगे। ठीक है? तो मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन इजी है, इजी मतलब इसका नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इजी है हमने लिख दिया तो हमारा मार्क्स आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासकर सिविल सर्विस में, है ना, काफ़ी मतलब जो कंपटीशन होता है और जहाँ सीट्स कम है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, बेस्ट जो होता है ना, बेस्ट में बेस्ट, है ना, बेस्ट में बेस्ट, समझे। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि जो जो सबसे बेहतर आंसर लिख रहा है उससे भी बेहतर किसने लिखा है। तो दैट इज व्हाट मैटर्स। ठीक है, बेस्ट इन बेस्ट, समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है, और हम मैं बार बार कहता हूँ ऐसा ऐसा नहीं है कि आप इस टॉपिक पे लिख नहीं पाओगे आंसर, लिख के आ जाओ, है ना। आपको मार्क्स भी आएंगे, क्यों जीरो मार्क्स तो होता नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। बट क्या जो आपको मार्क्स मिलेगा, क्या वो मार्क्स सफिशिएंट होगा 103 में आने के लिए? दैट इज द गोल, यही यही आपका गोल है कि 103 में कैसे आया जाए। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। इसी टॉपिक का क्वेश्चन है ना। एलपीजी का रिफॉर्म्स अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स का सिलेबस में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है? ये आपका ग्रुप सी का क्वेश्चन है। ओके, ग्रुप सी, ग्रुप सी, ग्रुप सी ऑफ इकोनॉमी। इसको कैसे लिखते हैं, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1999 के जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ है, ठीक है, उसके पीछे के जो क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं उसको, रेशनल, ठीक है, रेशनल पर चर्चा कीजिए किस लिए किया गया। उदारीकरण, एलपीजी, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस हद तक बदल दिया है, मतलब कैसे ट्रांसफॉर्म किया है ना। ऑब्वियसली अगर कुछ हुआ है इतना बड़ा एलपीजी का रिफॉर्म्स, ठीक है, बिफोर क्या कंडीशन रहा होगा, ठीक है, एलपीजी से पहले और आफ्टर एलपीजी, है ना, आफ्टर एलपीजी क्या चेंजेस आया। ठीक, बेसिकली ये आपका क्वेश्चन का डिमांड है ना। उसके पीछे के कारण बताओ। और जब हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये एलपीजी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट देखने को मिला। आई होप कि क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा, लेकिन अभी भी चैलेंज है कि हमको लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन पे क्या लिखना है, ठीक है, हमें बॉडी पे क्या लिखना पड़ेगा, फिर जब कंक्लूजन होगा, ठीक है, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन पे क्या लिखना पड़ेगा, और एक सेकंड, निष्कर्ष, और आगे का जो वे फॉरवर्ड है वो कैसे लिखना पड़ेगा। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, इन जनरल पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए, है ना। आप जहाँ भी जाते हो, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, हर जगह बात होती है इंट्रो लिखो, ठीक है, बॉडी लिखो,
देन फाइनली कंक्लूजन लिखो। ये बात तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता हो, ठीक है, जो भी जेपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहा होगा। लेकिन मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट है कि इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में एक्चुअल डेटा क्या लिखना है। यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा। और यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो हमारा पेपर 5 का कोर्स है, पेपर 5 का जो कोर्स है, इंटायर पेपर 5 का कोर्स में हमने क्या किया है, आपको क्वेश्चंस एंड आंसर के फॉर्मेट में दे दिया है, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो कि हमें, है ना, इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी पे क्या लिखना है, कंक्लूजन पे क्या लिखना है ना, प्लस डेटा। ये जो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो ही है, प्लस डेटा एकदम 2025-26 का डेटा, ठीक है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया है ना, यूनियन का इकोनॉमिक सर्वे, है ना, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट। ओके, ये पेपर 5 कंप्लीट हो चुका है ना, ऐसा नहीं है, ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। अभी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा इसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो भी इनरोल होना चाहते हो, है ना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इनरोल हो सकते हो, सबसे पहली बात। चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे अटेम्प्ट करोगे। इस अटेम्प्ट करने से पहले अगर ये चीज कर पाते तो और भी अच्छा होगा, है ना? थोड़ा सा अगर आपके पास कुछ क्या बोल सकते हो उसको, कुछ आपके मतलब जो बेसिक्स, जिसको मैं बोलता हूँ बेसिक्स, बेसिक्स इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस टाइप का कुछ फ्लो चार्ट बना पाओगे तो अच्छी बात है ना? मतलब एक बैकग्राउंड आपको अच्छा पता है या नहीं पता है उस टाइप से, है ना? मतलब मैं इंट्रोडक्शन अगर सब तो लिख के आया हूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया का जो हमारा 1991 का क्या था, एक क्राइसिस था, है ना? क्या उस क्राइसिस को हम क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, ये तो आप सब जानते हो, है ना? इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो आप क्या कर सकते हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ कुछ फ्लो चार्ट आपको दिमाग में सेट करना है, ठीक है, बना के रखना है और एग्जाम में भी लिख के आना है। तो सबसे पहले आपको कोई बता सकते हैं कि पहला जो आपका क्राइसिस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस टाइप का आपको फ्लो डायग्राम से भी आपको काफी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। फिर सेकंड क्राइसिस क्या था आपका, फिजिकल वित्तीय क्राइसिस था। तीसरा कौन सा क्राइसिस था, तीसरा जो आपका स्ट्रक्चरल क्राइसिस था, रचनात्मक क्राइसिस। अभी हिंदी में बता दूंगा आपको, सब चीज हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चरल क्राइसिस, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हो तो बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना था, है ना, वो डाउन, मतलब फॉरेक्स जो रिजर्व था, ठीक है, फॉरेक्स, जानते हैं फॉरेक्स, है ना, ये आपके कितने बिलियन तक रह गए थे, मात्र, है ना, 1.2 बिलियन, यस और नो, डॉलर ऑब्वियसली, है ना, 1.2 बिलियन तक रह, ठीक है। और बेसिकली क्या हो गया था, ओनली 2 वीक का क्या था, 2 वीक का हमारे पास इंपोर्ट था, राइट। फिजिकल में क्या था हमारा, मतलब वित्तीय क्या हो सकता है यहाँ पे, जो डेफिजिट था 9 से 10% तक चला गया, यस और नो, है ना जी, कितना फिजिकल, मतलब जीडीपी का 9 to 10% डेफिजिट हो गया था। महंगाई काफी बढ़ गया था, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन कितना 12 से 13% तक इन्फ्लेशन भी चला गया था। और गवर्नमेंट के पास जो कर्जा था, डेब्ट का जो बर्डन था, बर्डन, है ना, वो डे बाय डे क्या हो रहा था, मतलब बढ़ते जा रहा था। सिमिलरली स्ट्रक्चरल में क्या होगा, है ना, स्ट्रक्चरल में क्या होगा, स्ट्रक्चरल में आपका सेम लाइसेंस राज आपको देखने को मिल रहा था, यस है नो। मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, लिखने का तब लिख ही सकते हो। लाइसेंस राज, है ना, हाई टेरिफ ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी, राइट, हाई टेरिफ। फिर पीएसयू का अच्छा मतलब परफॉर्म ना करना, और यू कैन से पीएसयू का मोनोपोली, है ना, और प्लस साथ में क्या, लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो एक डायग्राम ये बन गया। और यहाँ से फिर सेम यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात आती है, ठीक है। यहीं से आपका क्या शुरू होता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। और जैसे को हम लोग एनईपी बोलते हो 1991, राइट, यहीं पे बोलते हो 1991, है ना, जो कि पीवी नरसिम्हा राव के, पीवी
नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, देख लेना आप लोग, है ना। इनके नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ पे आपके क्या 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 चीजें हुआ, यहाँ पे आपके एलपीजी लेके आया गया, यस सर नो, ठीक है। यहाँ पे एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जितना भी आपके यहाँ पे अभी स्टैटिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको तो पता ही है ये सब क्या होता है ना। अभी डायनेमिक तो बताऊंगा। तो एल फॉर लिबरलाइजेशन मतलब एंड ऑफ लाइसेंस राज, है ना, एंड ऑफ लाइसेंस राज, डीरेगुलेशन, फिर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका डिस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, डिस इन्वेस्टमेंट होना, ठीक है। आपका पीएसयू को रिड्यूस करना, ओके, पीएसयू का यहाँ पे मोनोपोली आपको देखा ना, कि मोनोपोली पीएसयू का रिड्यूस करना, राइट। और क्या था, और क्या हो सकता है, आपका प्राइवेट का पार्टिसिपेशन, है ना, प्राइवेट प्लेयर के लिए मार्केट को ओपन करना। ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या डाल सकते हो, यहाँ पे इकोनॉमी को क्लोज से ओपन इकोनॉमी की तरफ जाना, राइट, एफडीआई का इनफ्लो होना, फिर ट्रेड का रिफॉर्म्स होना, ठीक। फिर ये क्या किया, इस तीनों होने के बाद इंडिया का जो इकोनॉमी हुआ, वो क्या हुआ, अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ, राइट, ट्रांसफर होना शुरू हुआ। ये सब लिखोगे, बहुत सारे डायग्राम में दे सकता हूँ। तो अगर ट्रांसफर हुआ है तो अभी बताओ, है ना, अभी जो बताओ, जो आ, उस टाइम जीडीपी कितना था, है ना, ये है ना, फॉरेक्स था 1.2 बिलियन। जीडीपी जानता है उस समय कितना हुआ करता था, ऑलमोस्ट आपका हुआ करता था 270 बिलियन डॉलर, ठीक है, 270 बिलियन डॉलर एट द टाइम ऑफ 1991 क्राइसिस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म जो हुआ है, तो अब हमको क्वेश्चन का डिमांड यही था कि बताओ क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर आप देखेंगे, कह रहा है कि 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद क्या बदल गया है, क्या ट्रांसफॉर्म हुआ है। ट्रांसफॉर्म जो है मोटा मोटा, तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी एक जो होता है क्रक्स, वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका क्या बदला, तो इंडिया का सबसे पहले जीडीपी का साइज बदला। तो जीडीपी का साइज बदला तो उस टाइम पे हुआ करता 270 यूएस डॉलर, है ना, बिलियन में, ऑब्वियसली बिलियन में, डॉलर के यहाँ लिखो, बिलियन को बिलियन, ठीक है। ये हमारा आज के डेट में कितना है, 4 पॉइंट, और डायरेक्टली 4 मोटा मोटा लिख दो, 4 ट्रिलियन, है ना, ये तो बिलियन था, ये ट्रिलियन डॉलर हो गया, ठीक है। आज के डेट में ये हमारा था 1991 के रिफॉर्म्स के टाइम पे, है ना। नाउ करेंटली यहाँ पे अभी एक ट्रांसफर ये हो गया। सिमिलरली फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स का रिजर्व हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, मात्र हमारा 1.2 डॉलर मतलब बिलियन डॉलर था, वो अभी कितना हो गया है, ये हमारा 701 बिलियन डॉलर। ये देखिए ये फ्लक्चुएट होते रहता है ना, क्योंकि फॉरेक्स आपको पता है ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करता है। बट आपका जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है उसकी मैं बात कर, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ये तो दो मोटा मोटा हो गया, है ना। हमारा एलपीजी का कारण मेजर चेंजेस क्या देखने को मिलता है, ये दो मेजर चेंजेस होता है, और भी बहुत सारा डेटा भी आपको मिलेगा। फिर फिर अभी देखिएगा और क्या क्या डेटा हो सकता है, आपका टेलीकॉम सेक्टर में रेवोल्यूशन हुआ, ये टेलीकॉम सेक्टर में हुआ। फिर आपका आईटी में देखोगे, है ना, आईटी जो है, आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर में देखिए एक्सपोर्ट इसका, ठीक है, आईटी सेक्टर में होने से क्या हो गया, जॉब का क्रिएशन हुआ, ठीक है, और कुछ कुछ राइजिंग जो है मिडिल क्लास, स्टैटिक कॉन्सेप्ट सब है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा, ऑलराइट। और क्या क्या दे सकते हो, और क्या क्या दे सकते हो, है ना, ये सब क्या है, ये आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट जैसा हो गया, राइट। तो अभी देखो, और हाँ, अब हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एटलीस्ट हमने ये बेसिस आपको सबको पता होना चाहिए कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, करने से पहले क्या क्या चीज़ें इशू हुआ करता था। अब आते हैं कैसे हम इसको इंट्रोडक्शन पे लिखेंगे, राइट। ये सबसे बड़ा समस्या है, देखो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन। वर्ष 1991 में भारत के आर्थिक इतिहास में एक निश्चित ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने, मैंने बता दिया दोनों का नाम, है ना, कि नई औद्योगिक नीति का अनावरण किया। तो वे न केवल नियमित नीतिगत समायोजन की घोषणा कर रहे थे, बल्कि आयात प्रतिस्थापन, ठीक है, मतलब जिसको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन बोलते हो, राइट, ये बोलते हो, देखो यहाँ पे होगा कहीं पे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, राइट, है ना, वही वाला चीज़ है,
हिंदी में राज प्रभुत्व वाले लाइसेंस राज से एक बाजार उन्मुख वैश्विक रूप में एकीकृत मतलब इंटीग्रेशन करना है ना, ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट करना में एक आदर्श बदलाव की योजना बना रहे थे। ठीक है? कई लोग है ना शॉक थेरेपी के रूप में क्या कहते हैं कि वास्तव में एक अभूतपूर्व बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल ठीक है? संकट के के लिए एक परिकलित प्रक्रिया थी जिसने राष्ट्र को संपूर्ण डिफ़ॉल्ट की ओर धकेलने की धमकी दी थी। 3 दशकों से अधिक समय के बाद जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे 25-26 क्या पुष्टि करता है कि भारत बदल गया है। 1991 में हमने बताया आपको ये दो एक फिगर कि कितना हुआ करता था 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो आपकी अर्थव्यवस्था से आज 4 है ना ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनी। जो जो मैंने आपको लिख के बताया उसी को इंट्रोडक्शन में कैसे लिखते हो ये चीज़ें आपको मैंने बता दिया। तो आपको बताया जीडीपी का साइज कहाँ गया, ये चीज़ आपको बताया। ठीक है, एक सेकंड, यही चीज़ मैंने आपको बताया, इसको आप इंट्रोडक्शन में लिखा। कैसा लिखना होता है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। फिर अब हम फॉरेक्स की बात कर लेते हैं। विदेशी मुद्रा से लेकर दुनिया के चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार था, तब इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व में धीमी गति से बढ़ने वाले से लेकर लगातार 4 वर्षों से है ना इंडिया जो है ना, ये भी आपको पता है कि इंडिया इज फोर्थ मतलब जो 4 वर्षों से ना लगातार इंडिया बढ़ रही है, लगातार कंजिक्यूटिव 4 ईयर्स ना तेज रफ्तार से इंडिया का जो इकोनॉमी है बढ़ रहा है। तो देख रहे हो, तो ये डेटा ठीक है, ये डेटा फिर 4 वर्षों तक इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, इस टाइप लिखना पड़ेगा। अब मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी इकोनॉमी का पेपर हो, आई मीन कोई भी सब्जेक्ट हो, खासकर इकोनॉमी जैसा पेपर, तो झारखंड का कॉन्टेक्स्ट को देना भी जरूरी है। झारखंड में क्या क्या बदला हुआ आप देखोगे, क्योंकि पता है कि झारखंड तो 2000 में आपका स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो और झारखंड क्या है, झारखंड में मेजरली क्या है आपके इंडस्ट्रीज है, मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या होगा जब हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं, पॉलिसीज और रिफॉर्म्स, तो इकोनॉमी मतलब कहीं ना कहीं किस बात की इकोनॉमी होती है, इंडस्ट्री की, है ना, आपके मिनरल से रिलेटेड। कोल अगर देखोगे, कोल का प्राइवेटाइजेशन होना, कोल ऑक्शन है ना, तो झारखंड कोल ऑक्शन के लिए मतलब झारखंड में कोल का एबंडेंट रिसोर्सेज है, उसको आपको लिखना पड़ता है, राइट। वही चीज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। होने वाले लगभग एक दशक 90 के बाद आर्थिक वातावरण से एक बहुत ही औद्योगिक डीएनए को आकार दिया। उदाहरणों ने खनन, माइनिंग, ये है ना, स्टील, इस्पात, ओके, मतलब आयरन, ओके, बिजली क्षेत्रों की निजी निवेश के लिए खोल दिया, जैसे झारखंड को निवेश करने की। और यहाँ पे निवेश जब बात किया, यहाँ पे जो अभी करंटली जो गए थे हमारे सीएम साहब ना दावोस, ये भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे, इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए, है ना, तो इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में वो सब भी आपको लिखने की जरूरत है। तो इस टाइप से आपको लिखने पड़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज हाउ योर इंट्रोडक्शन शुड बी, है ना। अब डाउट किसी को नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, राइट। तो इंट्रोडक्शन पे होगा तो जो करंट आपके परिप्रेक्ष्य है, करंट पर्सपेक्टिव के साथ इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, ओके। करंट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे करंट पर्सपेक्टिव में आपने तो क्या दिया, करंट पर्सपेक्टिव का हमारा ये रहा, ठीक है, लगातार 4 वर्ष, फिर 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, तो ये हो गया। बाकी आपको देखिएगा धीरे धीरे आपको बॉडी पे जैसे जैसे जाइएगा, तो 99 के जो सुधारों के पीछे का तर्क क्या है, क्या क्या आपके इंडिकेटर्स थे, है ना, वहाँ पे आप देख सकते हो कि किस बेसिस पे हमने किया। हमने बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हुआ करता था, 1.2, है ना, हार्डली दो वीक के लिए इंपोर्ट का बचा हुआ था। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना था, 3.5, और एक्सटर्नल डेब्ट में बोल रहा था कि धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा था। इसको यहाँ पे लिखा गया है। जैसे मुद्रा भंडार कितना बिलियन के था, तो 2 सप्ताह के लिए मुश्किल से आयात के लिए हमारे पास पैसा था, है ना। जो चालू खाता करंट अकाउंट डेफिसिट इतना है, तो ऋण था, डेब्ट 72 बिलियन तक पहुंच गया था। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने में चूक करने के कगार पर था, ऑब्वियसली, है ना। इतने सारे डेब्ट होगा, सब कुछ होगा, तो इतना में 1990 में इतना टर्न्स होना, और इंग्लैंड यूनियन बैंक से जिसने मिलियन डॉलर के आपातकालीन ऋण के लिए तो भी आप देखो गिरवी रखा और एयरलिफ्ट करना पड़ा, सारा चीज यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, राइट।
तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ द डिफॉल्टिंग। इंडिया जो डिफॉल्ट होने का कगार पे था, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है? कुछ मैंने बता दिया क्या-क्या उन्होंने क्या-क्या सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अब राजकोषीय जो विस्फोट जो घटा है, एक क्या बन रहा था, एक ट्रैप बन रहा था, है ना? जाल बिछ रहा था, बन गया था, क्या-क्या हुआ, कितना सही है ना? फिर आपके जो एक्सटर्नल शॉक्स है ना? जहाँ पे आपको जो गल्फ वॉर हुआ, उसको लिखना है। गल्फ होगा, जैसे कि अभी देखो, गल्फ कंट्री से क्या होता है, हमारा ऑयल का इंपोर्ट होता है, राइट? अभी देखो ईरान का केस ही देख लीजिए, है ना? गैस का क्या सिचुएशन चल रहा है, राइट? आपके क्रूड ऑयल का क्या सिचुएशन है। उस टाइम पे उस वॉर के चलते हुए तेल की कीमत 18 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 40 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई थी बिकॉज ऑफ द गल्फ वॉर। फिर यूएसएसआर आपको पता है 1991 में डिसइंटीग्रेशन, राइट? यहाँ पे आपके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी जो 20% था वो भी डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसए का, है ना, जिसको रशिया बोलते हो। फिर आपके दिस तो ये सारे बैकग्राउंड भी आपको लिखने पड़ेंगे। देखो क्या-क्या लिखा है, सेम चीज़, गल्फ वॉर, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर और रेमिटेंस क्राइसिस। लोग इंडिया जो है, जो गल्फ कंट्री में हुआ करते थे, वो लोग छोड़ के इंडिया आ गए वापस, जिसके कारण क्या होता है, पैसा जो आता था, रेमिटेंस जिसको बोलते हो, वो भी कम हो गया, राइट? तो ये भी हो गया। स्ट्रक्चरल में देखो, अब लाइसेंस राज में क्या-क्या प्रॉब्लम होगा, है ना? अब स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक में क्या होगा, लाइसेंस राज, ये सब देखो एक-एक चीज़, है ना? फिर झारखंड का परिपेक्ष, हर में झारखंड का परिपेक्ष। एक टॉपिक आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए, अब हमारा उदारीकरण, यहाँ पे भी आप देखिएगा झारखंड का परिपेक्ष। फिर आपका निजीकरण आएगा, तो निजीकरण में भी झारखंड का परिपेक्ष, समझ रहे हो? इस टाइप का आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी झारखंड का परिपेक्ष। यहाँ पे पार्ट सी आया, है ना? जहाँ पे आप विनिर्माण का जो विरोधाभास है, वहाँ पे भी झारखंड का परिपेक्ष। तो यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा क्षेत्र, रोजगार की हिस्सेदारी, जीडीपी की हिस्सेदारी, देख रहे हो? मतलब जो रोजगार की चुनौतियाँ, अब इसका मतलब हमने अभी अच्छा-अच्छा पॉइंट बता दिया। कौन-सा? कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट लगातार 4 कंसेक्यूटिव ईयर से वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है? इंडिया इज़ अ 4 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर, सुनने में फिगर आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो आपका आंकड़ा कहता है, ठीक है? ये क्या कह रहा है कि आपका कृषि क्षेत्र में कितने लोग एंगेज्ड अभी भी है, कितने लोग, लेकिन उसका जीडीपी में कितना परसेंटेज है, ठीक है? तो अगर आपका इकोनॉमी बढ़ा है, तो ये जो है ना रोजगार का एम्प्लॉयमेंट इधर आपका शिफ्ट होना चाहिए था। यहाँ आपका मिनिमल होना चाहिए था, इधर तो और भी कम है। सिमिलरली झारखंड का भी देखो, तो झारखंड कृषि झारखंड में इतना रोजगार देती है, लेकिन जीएसबीए में केवल 6% उत्पादन। तो देख रहे हो, दिस इज ऑल योर डेटा। ऐसा नहीं लिखेंगे डेटा के साथ, इफ यू आर नॉट प्लेइंग, देखिए फिर यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 देख रहे हो, तो ये सब डेटा अगर आप करंट डेटा इकोनॉमी में नहीं डालेंगे, है ना, और इवन की जो डेटा का है, डेटा का ही रोल है ना, कौन सा डेटा कहाँ पे लिख रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो फिर आपका इकोनॉमी में कभी भी आपका आंसर, मतलब जो मेंस में नंबर्स नहीं आएंगे, है ना, आपका बिलो एवरेज आ जाएगा, बिलो एवरेज। और इकोनॉमी ऐसा पेपर है, अगर इस टाइप से लिखते हैं तो आप 140 प्लस भी जा सकते हो, नहीं तो आप बिलो 100 भी, 100, 108, 98, है ना, इसी रेंज में 110, इसी रेंज में फंसे जाओगे। और 103 सीट्स के लिए आने के लिए आपको ये ऐसा पेपर है ना, यहाँ पे लोग अच्छा करते भी हैं, अच्छा भी आपके साथ होगा और बुरा भी होगा, ठीक है? अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, लेकिन दूसरा पेपर जैसे पेपर 3 हो गया, है ना, और जीएस 1 बोल लीजिए, जहाँ पे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ठीक है? यहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, नहीं आपको ज़्यादा, दूसरे को बहुत फ़ायदा होगा, है ना? ये पेपर आपका जेनरिक टाइप का पेपर है, कितना भी अच्छा लिखिए, है ना, और कितना भी खराब लिखिए, मोर और लेस आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपका पेपर 5 कैसे जा रहा है, पेपर 6 कैसे जा रहा है, ठीक है? और आपका कुछ हद तक पेपर जो 4 है ना? 4 में भी जो पॉवेट वाला पार्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, उस एरिया में आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, राइट? जो सब कोई, जिसमें सब कोई अच्छा कर रहा है, आप भी अच्छा कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं है ना, राइट? क्योंकि रिलेटिव एग्ज़ाम है, तो बच्चे जहाँ पे फँस रहे हैं, वहाँ पे आपको अच्छा करना पड़ेगा, तो देन आपका सिलेक्शन होगा।
ठीक है? फिर आपका झारखंड का परिप्रेक्ष्य, निष्कर्ष देखो क्या निकलना है। झारखंड के निष्कर्ष में झारखंड के लिए भी देखना है कि रोज़गार में कितना हिस्सा है, कितना तक लक्ष्य है ना? नियमित रोज़गार कितना है, आपकी कितना तक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। आपका नेक्स्ट क्या कहता है, पूरा आपको इस टाइप से राष्ट्रीय लोकाचार, फिर जो आपका कुछ-कुछ आपका वैल्यू एडिशन का बात है, कुछ-कुछ वैल्यू एडिशन है ना कि देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण इंडिया का जो है यूनियन का क्या कह रहा है, ठीक है? झारखंड का डेटा क्या कह रहा है, ये क्या है? ये आपका प्योरली वैल्यू एडिशन है। ये वही बच्चा कर पाएगा, बच्चा तो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली है ना, इतना बच्चा करने का मतलब टाइम नहीं है और टाइम देना भी नहीं चाहिए। अगर इस एक सब्जेक्ट में इतना करोगे फिर बाकी सब्जेक्ट क्या करोगे? इसलिए टीचर का रोल यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? कि टीचर ये सब सारी चीज़ आपको करके दे दे। आपको करना नहीं है, खाली आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? अगर आपको रिसर्च करने लगेंगे तो फिर आपके लिए सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, ठीक है? सारा पेपर को भी देखना है, लैंग्वेज को भी देखना है ना? तो इस टाइप का चीज़ें देखिए अभी यहाँ पे सेम चीज़ को यहाँ पे भी लिख दिया हूँ कि आपको जो जो सामने वाले बच्चे नहीं कर पाएँगे, वैल्यू एड जो है ना? ये चीज़ आप देखिए वैल्यू एडिशन कि क्या-क्या है, सेंटर का जो अभी डेफ़िसिट है, कितना है, तो कितना घट गया है 2021 से लेके अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना अभी फिस्कल डेफ़िसिट का ये झारखंड का कितना है ना? जीएसटी का रेट कितना हो गया, बैंकिंग कंडीशन क्या है, फॉरेक्स कितना है, ओके। देखिए इंडिया में अभी देखिए झारखंड का क्या है, 45 लाख जो है ना मज़दूर बाहर काम करने गए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब अभी भी इकोनॉमी झारखंड का अच्छा नहीं है ना? इनोवेशन का झारखंड में रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन जो रैंकिंग है इंडेक्स का, वो देखिए कितना है, ठीक है? इस टाइप का चीज़ें आप लिखोगे, तो आपको डेफ़िनेटली और झारखंड का देखिए ये क्वेश्चन था आपका कैसे? दिस क्वेश्चन वाज़ जस्ट ए फ्रॉम पेपर 5 सेक्शन सी। यहाँ पे नॉर्मल बच्चे तो झारखंड को इंक्लूड ही नहीं कर पाएँगे, क्यों? जो वो कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं वहाँ पे कहीं पे भी आपको ना मार्केट का नोट्स में मिलेगा, ना बुक में मिलेगा, कि भाई यहाँ यहाँ पे झारखंड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबलाइज़ेशन को लेके, राइट? और वो चीज़ मैंने आपको करके दिया। तो इस टाइप का पूरा सिलेबस इस टाइप के क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं दे दिया हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसको भी लगता है कि आपको सिलेक्शन लेना है ना? 103 सीट पे आना है, तो आपको इस टाइप का करने पड़ेंगे, पूरा पेपर 5 हिंदी इंग्लिश में रेडी है, ओके? तो आपने समझ लिया, ऐसे और भी डायग्राम अभी बन सकते हैं, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है ना? एक चार्ट तो बना दिया, चलो क्विकली एक और बना देता हूँ, है ना? ताकि आपको एक कंक्लूजन का ही फ्लो चार्ट बना देता हूँ ना, जो कंक्लूजन हमने डिस्कस किया अभी, तो कंक्लूजन क्विकली हम इसको एंड अप करते हैं, ठीक है? तो कंक्लूजन में क्या होगा, है ना? एक होगा हमारा क्या अचीवमेंट किया, ठीक है? अचीवमेंट हो गया और हमें जो ऐसा एरिया जिसको हमको अभी अच्छे से फिनिश करना चाहिए था, लेकिन वो अनफिनिश्ड रह गया, ठीक है? अनफिनिश्ड एरिया। तो अचीवमेंट भी होगा क्या? अचीवमेंट में हमने क्या देखा? एक हाई जीडीपी ग्रोथ, यस और नो? कितना? 4 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर हाई जीडीपी ग्रोथ देखा, ओके। फिर क्या देखा? फॉरेक्स का स्टेबिलिटी देखा, ये सब क्या आ जाएगा? अचीवमेंट में आ जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? आपका फ्यूचर बना देना है। फिर आईटी का, है ना? आईटी का रेवोल्यूशन देखा, राइट? फिर ग्लोबल इंटीग्रेशन देखा, ठीक है? और यहाँ पे अनफिनिश्ड एरिया को जो झारखंड और इंडिया को करंटली अभी देखना है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये बहुत वीक है। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स काफ़ी वीक है ना? रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। झारखंड में तो झारखंड का पर्सपेक्टिव देना है, 45 लैक्स माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है? फिर आपके रीजनल का डिस्पैरिटीज़, ठीक है? फिर आपके इन्फॉर्मल लेबर, ठीक है? जो इन्फॉर्मल लेबर कोड भी लाया गया। फिर गवर्नेंस का डेफ़िसिट, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी अभी इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा अभी? जो इंडिया को है, अब हमें एलपीजी रिफॉर्म्स जो 1991 से जो हुआ है, अब हमको एक एक और हमको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ना? दैट इज़ कॉल्ड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म चाहिए हमें, ठीक है? ये सब आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म चाहिए, है ना? वी वांट और नेक्स्ट जनरेशन में क्या-क्या हो सकता है, आपको मतलब इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में क्या-क्या ऊपर में लिखा होगा। आप जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स जाएँगे, तो हम विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, है ना? विकसित भारत 2047 तक, है ना? विकसित भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, BHARAT 20247 @ ओके प्लस, है ना? इंक्लूसिव
ग्रोथ, समावेशी विकास, राइट। तो इस टाइप का आपको बीच बीच में ना डायग्राम आपको बना के देना पड़ेगा, राइट। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच। जिसको जिसको इकोनॉमी में पेपर में एनरोल करना है, ये पेपर में एनरोल कर सकते हो। इस टाइप का आपको चीज़ें जो कहीं मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, उस टाइप का आपको चीज़ें सेंटर और झारखंड का पूरा लेटेस्ट डेटा के साथ प्योरली आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम पे अवेलेबल है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।